हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 9 थी, वहाँ तक हमने देखा कि हाई स्कूल का हम लोग एक चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याओं के नाम से था उसको पढ़ चुके थे। आगे हमने ये भी बताया था कि जो बात होगी अगले चैप्टर की बहुपद की, तो बहुपद तुम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। बहुपद क्लास 9th में भी तुम लोग पढ़ चुके हो। अब क्या क्या चीज़ें पढ़े हो एक बार उसको हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। ठीक, अगर कोई चीज़ छूटी भी होगी तो तुम लोग अपनी फेयर कॉपी में उसी हिसाब से वहाँ सेट कर लेना, और नहीं तो पहले 9th वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ हम लिखे हैं सबकी डिफिनीजन हम बोलते जाएंगे, और बोलने के बाद यहाँ जो हमारे पास जगह है यहाँ हम एग्जाम्पल दिखा करके मिटा दिया करेंगे। तुम लोग अपना जो है लिखते हुए सेट कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक, बहुपद जिसको पॉलिनॉमियल, बहुपद पॉलिनॉमियल्स, ये सब बातें हुई होंगी क्लास 9th में। तो चूंकि अब तुम लोग 10th में हो तो इसके आगे बात होगी, इसके आगे बात होगी। ठीक, तो आइए देखें। सबसे पहली चीज होती है चर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज चर क्या होती है। ठीक, तो चर जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर कहते हैं। वेरिएबल बदलता रहते हैं, जिसका मान निश्चित ना हो। तो परिभाषा ही लिखोगे, जिसका मान निश्चित ना हो कामा उसे चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल तुम लोग देखे होंगे, यक्स वाय होता होगा वाई जेड ए बी, ऐसे आदि एग्जाम्पल मिल लीजिए। इसकी भी बात क्लास 9th में की गई होगी। ठीक, चर हो गया। अब बात होती है अचर क्या है। अचर, ठीक, जिसका मान सदैव निश्चित हो उसे अचर कहते हैं। ठीक, जैसे संख्याएं दुनिया में कहीं लेकर के चले जाओ वो उतनी ही रहेगी। जैसे अगर 2 है तो 2 ही रहेगी, चाहे जहां जी आप बात करोगे। इसको जो कोई देखेगा लिख दोगे फिर कहेगा 2। ठीक, तो ऐसे हम इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल सभी वो संख्याएं, ऐसा कह सकते हैं। ये हो गया। क्लास 9th में कॉपी बनाए होगे, वहां से देख लेना, अपना उसी हिसाब से लिख लेना। ठीक, हम केवल बस थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। फिर आती है बात बहुपद की, पॉलिनॉमियल, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन टारगेट है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो क्या है बहुपद। अब ये भी कि तुम लोग क्लास 9th में पढ़े होगे। होता क्या है, डेफिनेशन पहले सुन लो। चर और अचर में ऐसा संबंध, चर और अचर में ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक पदों में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो कामा उसे बहुपद कहते हैं। क्लास 9th की डिफिनीशन एग्जाम्पल वहां से तुम लोग को कॉपी होगी, नोट कर लेना। ज्यादा कुछ बात ना करते हुए बस केवल याद दिलाना हमारा काम। हाँ, बहुपद के पहले व्यंजक की भी बात हुई होगी, उसको भी समझ लेना। और उसके बाद एक चीज और हुई होगी कि बहुपद और व्यंजक में अंतर क्या है। हो सकता वहां बात की गई हो सकता क्या की गई होगी, एकदम कंफर्म है। वहां से तुम लोग क्लास 9th की कॉपी उठा करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप फेयर शुरू कर देना। ठीक, और यहां बहुपद हो गया, व्यंजक भी हो गया, दोनों में अंतर क्या है वो वहां से उतार लेना। फिर बात हुई होगी बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, एक पदों के आधार पे, एक जो है घातों के आधार पे। तो वहां हो सकता है दोनों की बात हुई हो। पदों के आधार पे, ठीक, तो इसमें 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, 5 पदी ऐसे आते हैं। 1 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद, 5 पदी बहुपद, ऐसे डाट डाट डाट, मतलब जिसमें पद। अब पद का बंटवारा बहुपद में किसके द्वारा होता है, प्लस या माइनस के द्वारा। जैसे एक बहुपद हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, ये है 3x² + 2x - 1। अब कोई इसमें पूछे
कि ये कितने पदीय बहुपद है, तो देख लो प्लस और माइनस का बंटवारा कितने होने पे कितने बनते हैं, तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो हमेशा बहुपद में जो पदों का बंटवारा होता है वो प्लस और माइनस, जैसे ये फिर प्लस आ गया तो एक पद ये हो गया, प्लस के बाद फिर ये द्विपद हो गया, फिर ये द्वि, और उसके बाद माइनस है ये। गुणा और भाग वाले एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा जो है, और बाकी नोट्स वगैरह वहाँ से वहीं से उतार लेना तुम लोग। तो ये रहा पदों के आधार पर, तो ये 3 पदी है, इसको देखा जाए तो ये 1 पदी है, ठीक। ऐसे वहाँ हर किसी में एग्जाम्पल दिया गया होगा। अच्छा 4 पदी, 5 पदी, द्विपदी जैसे भी है। और एक होता है घात के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, ठीक। घात के आधार पे जैसे एक घातीय, एक घातीय, ये क्या होता है, यहाँ हम थोड़ा सा ये कर दें, इसी के नीचे बात कर दें। एक घातीय, एक घातीय बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3x, 2x + 1 आदि। अच्छा इसमें चर x है ना, सबसे बड़ी घात इसकी 1 है, नहीं कुछ लिखा है तो 1 माना जाएगा, ठीक। तो एक घातीय हो गया, ये भी एक घातीय है, भले ही द्विपद हैं लेकिन चर की सबसे बड़ी घात इसमें जो है 1 है, x का सबसे बड़ी घात 1 है, चर मतलब x यहाँ, ठीक। तो ये एक घातीय हो गया। ऐसे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ये हमारा 3x² कर 2x² + 3, 3x² + 5x + 2, ये देख रहे हो, ये बहुपद देखा जाए तो एक पदीय बहुपद है पदों के आधार पे अगर, लेकिन घात के आधार पर अगर देखा जाए तो द्विघातीय है, क्योंकि यहाँ पे चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। ये देख रहे हो, पदों के आधार पर जो है ये द्विपदीय है, लेकिन घातों के आधार पर जो है ये द्विघातीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर की सबसे बड़ी घात जो है इस बहुपद में 2 पाई जा रही है। ये वाला बहुपद देख रहे हो, ठीक। तो इसकी अगर बात करें पदों के आधार पर तो ये 3 घातीय बहुपद है, वो 3 पदीय बहुपद है। घातों के और पदों के आधार पर अगर बात की जाए तो ये 3 पदीय बहुपद है, लेकिन घातों के आधार पर अगर बात की जाए तो ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में भी चर की सबसे बड़ी घात 2 ही है, ठीक। तो बहुपद के प्रकार तुम लोग समझ गए होंगे कि किन के आधार पे, पदों के आधार पे और घातों के आधार पे। ऐसे 3 पदीय, 3 घातीय सबसे बड़ी घात 3 होगी, उसमें 4 घातीय सबसे बड़ी घात 4 होगी, 5 घातीय सबसे बड़ी घात 5 होगी। तो ये सब चीज़ें हो सकता है क्लास 9th में बताया गया हो, और अगर नहीं हुआ होगा तो हमको एक आध बार बता देना, हम फिर बीच में एडजस्ट करवा देंगे। फिलहाल क्लास 9th की कॉपी से वहाँ की जो नोट्स बनवाई गई थी तुम लोगों को, वहाँ से लेकर के इसके नोट्स सब उतार लेना, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें हो समझ में आ गई होगी। फिर क्या है, अब होता है बहुपद के शून्य। अच्छा एक चीज और, बहुपद को P(x) से प्रदर्शित करते हैं। ये हो सकता है कक्षा 9 में बताया गया हो, क्लास 9th में बताया गया हो, अगर नहीं बताया गया हो जान लेना। P(x) बराबर जैसे 3x² + 2x + 1। अब इसकी हम बात करते हैं, ये एक बहुपद है, ठीक। और किस चर में है? यक्ष में। तो ये जैसे P फॉर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल ऑफ यक्ष ये इंडिकेट करता है इसको। तो इतने बराबर हम किसी भी बहुपद को P(x) बराबर अपने मन से हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, वो इंडिकेटर है कि पॉलिनोमियल ऑफ यक्ष, ठीक। तो P(x) ऐसे। अच्छा अगर y का जैसे ये ले लो, 2y³ + 3y + 1। अब इसकी बात करें तो y में है, चर y में है, तो इसको P(y) से प्रदर्शित कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल ऑफ y। तो इस रूप के द्वारा, इसके द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो ये भी जाने रहिएगा। अब देखिए फिर बात क्या आती है, बहुपद के शून्यक।
तो परिभाषा पहले गौर से सुन लो, परिभाषा पहले गौर से सुन लो। क्या होता है बहुपद? किसी भी बहुपद में चर के लिए वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद पूरा पूरा शून्य हो जाता है, कामा चर के उस मान को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये है, ठीक, यहां अब जैसे ये 2x + 1 है, एक बहुपद है, पता चला इसका शून्य क्या होगा। तो यक्ष का कोई ऐसा मान ढूंढो, यक्ष का कोई ऐसा मान ढूंढो कि जिनको यहां पे रख दिया जाए और पूरा पूरा मान शून्य हो जाए, उसको शून्य बना दे। ठीक, तो यहां हमको जो दिखाई दे रहा है यक्ष बराबर -1/2। अब देखना यही है ना, कहीं ऐसे ही यहाँ साइड में कर ले, देखें जैसे यक्ष बराबर -1/2 अगर रखोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही है, ये -1/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसी में रख दोगे जहां जहां है बहुपद में रख दिए। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आगे नीचे चलोगे -1 +1, ये शून्य हो जाएगा, शून्य कर दिया कि नहीं। तो अब इस बहुपद का शून्य क्या है, -1/2। अच्छा, इसको पहचानोगे कैसे, इसको पहचानोगे कैसे, को कैसे हम जान गए? तो जानने का सबसे आसान तरीका है कि शून्य के लिए जो भी बहुपद दिया गया हो उसको अपने मन से 0 के बराबर लिख दो, उसको अपने मन से 0 के बराबर लिख दो। जैसे यही है, ठीक, अभी इसको हमने क्या कहा कि इसका शून्य पहचानना है, तो इसका शून्य पहचानना है, यहाँ साइड में ब्रैकेट में बता दे रहे हैं, तो इसको 2x + 1 बराबर 0 लिख दिए। अब इसको हल करके यक्ष का मान निकाल जाओ। तो यक्ष का जब मान निकालोगे देख नहीं रहे हो, -1/2 है, ठीक, तो यही क्या हुआ, यही इसका शून्य हो गया। तो इसको रखने पे जो है इसको शून्य कर दे। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक, सब बारी बारी से दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो अपना कहीं नोट भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको आना चाहिए। ठीक, तो ये रहा बहुपद के शून्य। अब आइए बात करते हैं, अगर कोई भी बहुपद एक घातीय है तो उसके एक शून्यक होंगे, उसके एक शून्यक होंगे। जैसे ये देख रहे हो, एक घातीय बहुपद था कि नहीं था, तो जब एक घातीय बहुपद था तो इसका एक शून्यक केवल क्या निकला, -1/2 निकला। तो इसी प्रकार अगर कोई भी बहुपद द्विघातीय है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घातीय है तो उसके 3 शून्यक होंगे, 4 घातीय है तो उसके 4 शून्यक होंगे, ऐसे आगे भी। अब ये अलग बात है कि 2 शून्यक, जैसे द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक कभी कभी होते हैं और दोनों बराबर होते हैं, तो अलग बात है, तो शून्यक बराबर भी हो सकते हैं। एक ही बहुपद के अगर 2 शून्यक बराबर हो सकते हैं, अगर 2 संभव है 2 शून्यक प्राप्त करना, तब नहीं तो पता चला कि एक घातीय बहुपद है, इसमें कहो 2 शून्यक कहाँ से प्राप्त करें, नहीं प्राप्त कर सकते। आई बात समझ में? तो ये भी चीज जो है ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी बहुपद जितने घातीय का होगा उसमें अधिकतम उतने शून्यक होंगे। ठीक, तो ये भी गौर करने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है। तो इस पे जो है तो बहुपद का शून्यक परिभाषा समझ गए होगे, एग्जाम्पल में एक आध दिए समझ गए होगे, 9th में और अगर कुछ बताया गया होगा तो वो भी देख सकते हो कैसे क्या है एग्जाम्पल वगैरह। ठीक, और थोड़ा सा नहीं तो फिर इस वीडियो के थ्रू आसानी से जो सुन लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब द्विघातीय, जैसे हाँ एक बात और होती है, ये भी ध्यान रखिएगा शून्य से ही संबंधित। जैसे एक घातीय अगर कोई बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा और यहाँ जो देखने को मिलेगा उसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई भी बहुपद एक घातीय है तो उसके एक शून्यक होगा, उसका एक शून्यक होगा, कंफर्म है। उसको यहाँ मोस्टली जो प्रेजेंट किया जाता है, जो प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, जो रिप्रेजेंट किया जाता है या जो यूं कहें कि जो प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से। ये जैसे अब इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिखे थे वहाँ अल्फा बराबर -1/2 है कि नहीं। अल्फा मतलब अगर पूछे कि वहाँ अल्फा क्या है, शून्यक क्या है, शून्यक मतलब अल्फा, ठीक, तो -1/2। अब देखिए अगर दो घातीय बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक होंगे तो एक टू को अल्फा एक टू को बीटा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ लिख दे एक घातीय बहुपद के
बहुपद के लिए शून्यक एक घातीय बहुपद का शून्यक प्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। द्विघातीय बहुपद के शून्यक, ऐसे तो समझ लेना, द्विघातीय बहुपद के शून्यक। ठीक, तो फिर बात आती है त्रिघातीय में। अगर तीन घातीय बहुपद है तो उसके जो शून्यक होंगे, एक को पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, अल्फा बीटा गामा, तो तीन घातीय शून्यक। वो तो तीन शून्यक होंगे तब तीन घातीय बहुपद अगर है तो उसके तीन शून्यक, एक को अल्फा बीटा गामा, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी जानिए। आगे देखिए, अगर बहुपद चार घातीय है तो उसके चार शून्यक होंगे, उसके चार शून्यक होंगे। चारों को प्रदर्शित किया जाएगा किससे? पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा और चौथे को डेल्टा या डेल, जो भी कह सकते हैं। तो चार शून्यक होंगे तो चारों इतने रूपों में प्रदर्शित किया जाएगा। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। अब हमको यहाँ जो हाई स्कूल में जो पढ़ने हैं, क्लास 9th वाला तो तुम लोगों को यूपी बोर्ड की दृष्टि से तैयार ही रखना है। उसकी तैयारी के बाद क्लास 10th में जब हम आएंगे तो हमको ये जो बहुपद के जो शून्यक हैं, इनके शून्यकों के बीच संबंध क्या क्या होता है वो चीज़ देखना है, उसको वेरीफाई करना देखना है। तो ये सब चीज़ें देखी नहीं है। तो फिर अभी हम लास्ट में एक बार फिर हेडिंग डलवा करके वहाँ से अपना शुरू कर देंगे कि बहुपद के शून्यक क्या है और उनके बीच संबंध क्या है। वो तो शुरुआत करवाई जाएगी, लेकिन पहले काम है रिमाइंड करवाना इन सब चीज़ों को। जो है तुम लोग क्लास 9th में अगर देखे होगे तो ठीक, नहीं भी देखे होगे तो ध्यान रखिएगा कि वीडियो को कायदे से देख करके तुम लोग समझ सकते हो और वहाँ नोट से जो चीज़ लिखनी लिखानी है उसको समझ भी सकते हो। अब देखिए, तो बहुपद के शून्यक की बात होगी। अब आती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय ये तुम लोग क्लास 9th में तुम लोगों को बताया गया होगा। ठीक, फिर भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। शेषफल प्रमेय क्या होती है? देखो, यदि px कोई एक या एक से बड़ी घात का बहुपद है, तब यदि x बराबर a बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तब x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। यहां तक परिभाषा लिखिएगा। मैथमेटिकल मतलब यदि डेटिज करके, डेटिज मतलब अर्थात यदि px कोई बहुपद है, कोई बहुपद है तथा x बराबर a कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि कोई, यहां देख लेना, वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि p a = 0। मतलब बहुपद में x बराबर a रख दिया जाए तो पूरा 0 के बराबर हो जाए। तब x बराबर a रखा गया है ना, ध्यान देना यहां। तब x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। तो ये रही बहुपद की परिभाषा। और बहुपद की परिभाषा कहते हैं कि ये रहा शेषफल प्रमेय। तो क्लास 9th में अपना लिखाया गया होगा, वहां से तुम लोग देख के लिख लेना। यहाँ बस केवल समझने वाला स्टेप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कट भी गया होगा वीडियो में तो घबराने के बाद क्लास 9th में सब परिभाषा लिखी लिखाई है, अभी तो केवल रिमाइंड करवाया जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना, परिभाषा लिख लेना, ये भी पढ़े होंगे। उसके बाद एक चीज तुम लोग पढ़े होंगे, गुणनखंड प्रमेय भी पढ़े होंगे। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय ये भी पढ़े, गुणनखंड प्रमेय पढ़े।
अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, इसका भी स्टेटमेंट तुम लोगों को क्लास 9th में दिखाया गया होगा, बताया गया होगा, समझाया गया होगा। क्लास 9th में जो है इस पे आधारित क्वेश्चन भी किए होंगे, ठीक। लेकिन फिर भी हम एक बार याद दिला दे रहे हैं कि क्या होगा, वह परिभाषा वहां से लिख लेना कैसे क्या है, ठीक। या अगर वहां से नहीं लिख सकते तो यहाँ पे भी सुन करके लिख सकते हो। देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, ठीक। शायद स्टेटमेंट उलट गया है क्या, शायद, चलो दोनों पे बात करते हैं। हमको लगता है कि स्टेटमेंट तो उलट गया है, इसका उसमें हो गया, इसका उसमें हो गया है, याद रखिएगा। फिर से पहले बात हम गुणनखंड प्रमेय की, शेषफल प्रमेय की बात करते हैं फिर से। शायद, सॉरी, अगर स्टेटमेंट उलट गया होगा तो, अब क्या बोला है हमने, हमको नहीं यहाँ अभी नजर पड़ी तो पता चला कि लगता है कि स्टेटमेंट उलट गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम शेषफल प्रमेय की बात करें तब इसकी, यहाँ फिर से देख लेना, शेषफल प्रमेय की बात करें। चलिए तो शेषफल प्रमेय फिर से देख लीजिए, ठीक। इसके पहले क्या 2-1 मिनट क्या बातें हुई है, कैसे क्या है, उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। हमको डाउट हो रहा है कि जैसे स्टेटमेंट बदल गया था, मतलब इसकी डिफिनीशन उसमें हो गई थी, ठीक। तो फिर देखिए शेषफल प्रमेय, आपके ध्यान से केयरफुल होकर के हमको देखना खुद है, ठीक। क्या है शेषफल प्रमेय, देखो, यदि, परिभाषा सुनिएगा, यही लिखना है, यदि px एक या एक से बड़ी घात का कोई बहुपद है और x माइनस a इस बहुपद px का एक गुणनखंड है, तब P a बहुपद px का, तब P a, ठीक, बहुपद px को, अरे यार गड़बड़ हो गया, फिर डेफिनेशन फिर गड़बड़ हो गई, इससे देखो, फिर से भूल जाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है, थोड़ा सा डेफिनेशन बोलेंगे, फिर से देखो। हाँ, तो शेषफल प्रमेय स्टेटमेंट यहाँ ध्यान से सुनना, जब सही एकदम सही हम कहने जाएंगे तो वही राइट होगा, ठीक। तो तुम लोग ध्यान दीजिएगा। आइए, यदि लिख दे रहे हैं, पूरा लिखने में जो है देख कम से कम रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलिए लिख ही दे रहे हैं इसका। यदि px कोई एक या एक से बड़ी घात का कोई, यदि px एक या एक से बड़ी घात का बहुपद हो, ये चीज बहुपद हो, ठीक। तब यदि x माइनस a से px को भाग दिया जाए, तब शेषफल P a के बराबर होता है। भाई भाषा पता नहीं कितनी अच्छी है, 9th में कैसी बनी थी, क्या चीज़ें हैं, तुम लोग वहाँ से देख के परिभाषा देख लेना। फिलहाल राइट है, ये सही है। शेषफल प्रमेय के लिए ये एकदम सटीक जो है कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई px कोई एक या एक से बड़ी घात का बहुपद हो और x माइनस a से उस बहुपद को भाग दिया जाए, तब शेषफल ऐसी कंडीशन में जो होगा, इस बहुपद में अगर x बराबर a रख दो तो कुछ ना कुछ मान आएगा, उसी मान के बराबर हो जाएगा।
तो क्लास 9th में तुम लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, वहीं से अपना नोट कर लेना। यहाँ बस केवल हमारा काम है कि रिमाइंड करवाना, समझाना एक बार फिर उस चीज़ को, ठीक। तो देख रहे हो एक बार जो है इधर का उधर थोड़ा सा हो गया, ठीक, लेकिन ये सही है, ये भी चीज़ें देखना है। अब आइए शेषफल पढ़ने के बाद जो बात होनी है वो किसकी होनी है, वहीं से देख लेना, ठीक। गुणनखंड पढ़ने, गुणनखंड पढ़ने, गुणनखंड पढ़ने। तो जो स्टेटमेंट पहले हम एकदम शुरू में लोग बोल गए थे वो गुणनखंड पढ़ने का था। क्या कहता है यहाँ देखना, ठीक। यदि, इसको भी लिख देना गलत अगर हो जाए, यदि px कोई एक या एक से बड़ी घात का कोई बहुपद हो तथा x बराबर a कोई संख्या इस प्रकार हो कि P ऑफ A इक्वल टू 0 हो जाए, तब x माइनस a को बहुपद Px का एक गुणनखंड कहते हैं। तो अब परिभाषा यहाँ की और क्लास 9th वाले में क्या फर्क होगा, लेकिन दोनों के मतलब देखोगे तुम लोग सेम टू सेम वही होगा। कहने का हमारा मतलब यही है कि यदि कोई px कोई बहुपद है और x बराबर कोई संख्या रखने पर बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाता है, ठीक, तब x माइनस वह संख्या जो बनेगा वो दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड होता है या एक गुणनखंड होगा, या एक गुणनखंड कहते हैं, जो भी कहें। परिभाषा जो लिखनी है क्लास 9 से वाली कॉपी से तुम लोग लिख लेना, ठीक। तो ये रही जो है गुणनखंड पर में, इसकी भी बात हुई होगी। तो ये भी क्लास 9 का ही रिमाइंडर चल रहा है। फिर आगे देखिए, फिर बहुपद की क्या होती है, घात। बहुपद की घात, ये भी क्लास 9 वाली परिभाषा अगर होगी तो वहीं से लिख लेना, ठीक। ये है क्या कि किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही उस बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे px बराबर px स्क्वायर प्लस 5x की घात 4 माइनस 2x की घात 5 प्लस, मतलब px पॉलिनोमियल है कोई x का, ये इसकी घात की अगर बात करें तो इसमें देख डालो चर की सबसे बड़ी घात कितनी मिल रही है, तो हमको देखने पे मिल रहा कि चर की सबसे बड़ी घात 5 है। तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो 5 है, वो 5 है। अच्छा, अगर px से इसको देखो तो इसको ऐसे अगर लिख दिए बराबर 5, तो घात को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है बड़े करने। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि एक बहुपद है px और ये ब्रैकेट में लिख देने से पता चला कि उस बहुपद की घात बराबर कितना, 5 की। ये इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करने का तरीका है, ठीक। तो बहुपद की घात भी समझ में आ गई होगी कैसे क्या, और अगर और ज़्यादा जो है लैंग्वेज वगैरह अच्छी वहाँ से देख लेना अपना क्या है कैसे, नहीं तो लिख लेना जो बोले थे पहले। तो बहुपद की घात हो गई होगी, ठीक। अभी केवल क्लास 9 की चीज़ें रिमाइंड करवा जा रही हैं, इसीलिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुपद की घात, उसके बाद होता है बहुपद का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो संख्याओं का तो तुम लोग देखे हो कि उसको आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना कैसे लिखा जाता है।
बहुपद का कैसे लिखेंगे? तो बहुपद को लिखने के लिए परिभाषा के तौर पर ध्यान देना, किसी भी बहुपद को उसकी चर की बढ़ते हुए घात में लिखने को ही उस बहुपद का आरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल, बहुपद है, चलो 3x प्लस 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x की घात 5, ये बहुपद है। अब इसका आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम तो परिभाषा क्या थी? यही कि चर की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी घात चाहिए ना, तो छोटी घात इस बहुपद में सबसे पहले क्या दिखा? यहाँ देखो भाई, एक है ना, एक है, इसको एक पूरे x की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं, जो कि बहुपद भाई पूर्ण संख्या भी होती है, बहुपद की परिभाषा को फॉलो भी करता है। ठीक, तो इसकी बढ़ते हुए संख्या है, तो ये एक शून्य घात वाला, तो सबसे पहले जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लिख दिया जाए। प्लस है तो प्लस पहले चाहे लिखो, एक हो गया। फिर अब उससे बड़ी शून्य घात वाला हो गया, फिर एक घात वाला खोलो, एक घात वाला यहाँ है, किस चिन्ह के साथ है? प्लस के साथ है, तो प्लस 3 है। फिर द्वि घात वाला खोलो, द्वि घात वाला यहाँ है, किस चिन्ह के साथ है? माइनस के साथ है, तो माइनस 3 है। फिर उसके बाद 3 घात वाला खोलो, 3 घात वाला इसमें है नहीं है, तो जब नहीं जाने तो चौथी घात वाला फिर ढूंढो। 4 घात वाला देखा जाए तो ये है ना, जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लिख दिया जाए, 2x की घात 4। फिर उसके बाद 5 घात वाला, तो 5 घात वाला ढूंढो, है पर जिस चिन्ह में 7x की घात 4। और भी है 6 घात वाला, 7 घात वाला नहीं है ना, तो नहीं है तो बस इसे पे रुक जाओ। तो ये बहुपद हुआ, ये बहुपद का आरोही क्रम हुआ। ठीक, इसका उल्टा अवरोही क्रम। इसका उल्टा क्या है? बहुपद का अवरोही क्रम। बहुपद का अवरोही क्रम, बहुपद का अवरोही क्रम। ठीक, ये क्या होता है? किसी भी बहुपद को उसकी घात के उसके चर की घात के, किसी भी बहुपद को उसकी चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखने को ही बहुपद का अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग आर्डर, घटता हुआ। एग्जाम्पल, सब अगर क्लास 9th में हुआ होगा, देख करके कॉपी से वहां से सही से नोट कर लेना, पूरा सीरियल बाय सीरियल जैसे बताया है गया है। ठीक, तो बहुपद जैसे ये है, जैसे 2x की घात 3 माइनस 4x प्लस में 6x क्यूब प्लस 3x माइनस 9x की घात 5 प्लस 1, यह है, यही तो है। अब इसका अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम, बहुपद का, इस बहुपद का अवरोही क्रम क्या होगा? तो बहुपद का अवरोही क्रम मतलब घात, चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखना ना। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले बड़ी घात वाला चाहिए ना, तो आइए बड़ी घात वाला एवं ढूंढो। सबसे बड़ी घात वाला कौन है? घात 5 वाला है ना, ये है, जिस चिन्ह के साथ है वैसे लिख जाओ, माइनस 9x की घात 5, ये हो गया। फिर इससे छोटी 4 घात वाला खोजो, 4 घात वाला देखें तो जिस चिन्ह के साथ है प्लस के साथ है, तो प्लस के साथ लिख दिया गया, 2x की घात 4। फिर 3 घात वाला देखो, 3 घात वाला एवं है कि नहीं है? है। अच्छा, एक काम करना, इसको स्क्वायर कर लेना। ठीक, ये वाला, हाँ 3 घात वाला है, किस चिन्ह के साथ है? तो लिख जाओ ऐसे 6x की घात 3। फिर स्क्वायर वाला है तो पता चला हाँ प्लस में 3x स्क्वायर वाला भी है, ये वाला। फिर उसके बाद
यक्स वाला ढूंढो, यक्स वाला ढूंढा जाए तो क्या है, पता चला -4 भी। फिर उसके बाद लास्ट में बिना एक्स वाला भी ढूंढना पड़ेगा, तो बिना एक्स वाला है कि नहीं है तो पता चला प्लस। तो ये रहा बहुपद का आरोही क्रम। अब तुम लोग एक काम करोगे, क्लास 9th की जो नोट्स होगी वहाँ से डिफिनीशन और एग्जाम्पल सब उतार जाओगे, जरूरी नहीं कहीं लिखो। बस हमारा मेन काम क्या था कि तुम लोगों को याद दिलाया जाए, क्योंकि बिना उसके जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये रहा आरोही अवरोही क्रम में लिखना। ठीक, आगे क्या है, आगे क्या है यहाँ ध्यान दें। तो हमको जो याद आ रहा है कि क्लास 9th के इतने टॉपिक्स जितनी अभी तक चर्चा हुई हैं उन सब को तुम लोग अच्छी तरीके से समझ करके नोट्स जब बनाओगे तो जैसे सीरियल बाय सीरियल डिफिनीशन बताई गई हैं सब डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल्स क्लास 9th वाली नोट से लिख जाओगे। जो नहीं वहाँ मिलेगी वो यहाँ हम बोले हैं तो उसको सुन करके या जो है लिख लेना और उसको समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, फिर एक आध बार जो है समझाया जाएगा, क्योंकि ये बेस है यहाँ जो क्लास 10th में बहुपद दिया गया है उसके लिए। फिर आगे हम बात करेंगे कि बहुपदों के शून्यकों में क्या संबंध होता है। तो अगली हेडिंग जो रहेगी हम फिर से एक बार अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, तुम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुपद के शून्यक, यहाँ से हम फिर एक बार जो है शुरुआत करेंगे, मतलब परिभाषा वही रहेगी। उसके बाद की बात जो होगी बहुपद शून्यकों में संबंध। अब एक घातीय बहुपदों के शून्यक कौन है, उसमें संबंध कितने हैं, कैसे क्या है, इन सब की बात जो है आगे की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि याद रखिएगा कि क्लास 9th वाली जितनी डिफिनीशन वगैरह वहाँ पढ़े हो, गुणनखंड करना, गुणनखंड के जितने सूत्र, जितनी भी चीज़ें हैं सबको ध्यान में रख करके उसको जो है जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो और जानिएगा, समझिएगा, क्योंकि उसी का प्रयोग आगे होना है। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।